Good morning, students, and welcome to physics class. You know very well your class 11th examination is finished. Now you are in class 12, but there is some very important chapter of class 11th which is very important for class 12 point of view also. For example, oscillations and wave. There are the many chapter in class 12 like current, electricity, alternating current, okay, and wave optics. There are the 3 to 4 chapter in class 12 which require some very important topic which are regarded related to the class 11 topic wave and oscillation. So that's why we just again revise some important topic of class 11 from chapter oscillations, which is the very important for class 12 point of view also. That's why we are going to the repeated all that particular topic once again. Okay, so let's start. We will be discuss about the simple harmonic motion. You know very well what is the simple harmonic motion. Okay, first of all we will discuss their definition and concept about the simple harmonic motion, and all the important topic of that particular chapter will be discussed here. If you have any type of doubt, then you can ask me. Okay, you can meet me again. Okay, so let's start. First of all we will discuss the first topic, simple harmonic motion. Please come forward. Okay, you can see here the equation of the simple harmonic motion is if the restoring force or torque acting on a body oscillating motion, okay, is directly proportional to the displacement of the body part or particles, and it is always directed towards the equilibrium of the position, then the मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपको पता है, मैंने बताया था ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन वेयर के इज द कांस्टेंट, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा विथ कांस्टेंट सी. यू कैन सी हियर. ओके, सी आप इसको बहुत ही आराम से देख सकते हो. सी यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर के लीनियर है तो फोर्स एफ लेंगे, और अगर एंगुलर है तो हम थीटा लेंगे और कांस्टेंट सी होगा. माइनस साइन क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, आपको पता है, मैंने बताया था ना. माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक है ना. इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर हम एक स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लें तो मीन पोजीशन पर स्प्रिंग मान लेते हैं हमारा यहाँ पर था, उसको एक्स पोजीशन हमने डिस्प्लेस किया. एम मास का एक ऑब्जेक्ट हमने इस स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है. ठीक है ना. तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स कराया हुआ है. ठीक है. इस केस में इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए कॉस, या साइन भी आप ले सकते हो, ए कॉस या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और आप समझते हो ए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू 2π/t या न्यू होती है, 2π न्यू होती है, टी इंस्टेंट टाइम, और फाई क्या है, फाई फेज है, इनिशियल फेज. ठीक है ना. फाई इनिशियल फेज है, और ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाई, आप देख सकते हो ये पूरा फेज है. फेज का मतलब पोजीशन जो बताता है, और फाई क्या है, इनिशियल फेज है. दिख रहा है ना बेटा, फाई इनिशियल फेज है. क्लियर है. फाई इनिशियल फेज है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन. ओके, फाई फेज, ए आपका एम्पलीट्यूड है. अच्छा, इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो मेरे ख्याल से वेलोसिटी मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए ओमेगा टी साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन एक ओमेगा सामने आ जाएगा, देख सकते हो आप. तो वी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हमें मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. क्लियर है ना बेटा. ठीक है. और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हो ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा. अब फोर्स एफ इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर चेक कर सकते हो ए की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, एम अपने स्थान पर, ए की वैल्यू ऊपर इक्वेशन से हमने रखा. ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन आया, एफ इक्वल टू एम ए या फिर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना. ठीक है. अब इसमें गौर से ज़रा देखो तो इसका एम्पलीट्यूड फोर्स के लिए हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये पूरा. ठीक है. अब ज़रा हम वैल्यू पुट करें एफ इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग चेक करें. ठीक है ना. तो ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पूरा क्या है भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है ना. तो एफ की वैल्यू आ गई. अच्छा, माइनस साइन आपको फिर से मैं बता दूं क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है. क्लियर है ना. कहीं डाउट है तो ज़रूर बताना हमें. फिर से नीचे देख लो. अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में के बाई एम. के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास है, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एम बाई के. टी टाइम पीरियड है,
क्लियर है ना। टी टाइम पीरियड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के बाई एम स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास है। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से आया, ये ऊपर वाली इक्वेशन को चेक करते हो, एक्स का इक्वेशन, ठीक है, और वेलोसिटी का इक्वेशन से यहाँ पर v इजिकल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आपको पता है इक्वल टू हाफ के एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई होता है। देख रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बहुत ही सिंपल, ठीक है, आराम से इसको चेक करो। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हमने प्रूफ कराया था, याद है आपको, और एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आपको पता है, वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी पिछले इक्वेशन में हमने अभी लिखा था, वी स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं क्या हम, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। कन्फ्यूज मत करना, साइन से भी हम उठा सकते हैं, कॉस से भी उठा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कॉस से उठाया है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में कॉस है तो वेलोसिटी में साइन होगा, ठीक है, और इसी वैल्यू को हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट के आ जाएगा, है ना, के इजिकल टू एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इनिशियल फेस ओमेगा टी पूरा फेस है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा ना बेटा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सम करोगे, ठीक है, एक्स का डेटा कैंसिल हो जाएगा, केवल हाफ के ए स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड है। इसका ग्राफ भी आपको याद आ रहा होगा, मैंने बनाया था, टोटल ई का टोटल ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो, के एक्स और यू एक्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, चेक कर सकते हो। प्लस ए और माइनस ए क्या बता रहा है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से, ठीक है ना, कि एक काइनेटिक एनर्जी है, दिख रहा है ना, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड है ये दोनों, ये मीन पोजीशन है ओ से, ठीक है ना। ऊपर की तरफ हमारा पोटेंशियल एनर्जी चेक कर सकते हो, और मीन पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, बिल्कुल एक्सट्रीम पर, दिख रहा है ना, और दोनों साइड में बिल्कुल एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है, और ये जो लाइन है आपकी क्या बता रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बता रही है, दोनों का सम जो कि होगा कांस्टेंट, दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलो अब सिंपल पेंडुलम की बात हम कर लेते हैं, चेक कर सकते हो सिंपल पेंडुलम, ठीक है, थीटा एंगल पर एक पेंडुलम है, नीचे की तरफ इसका फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सी और हम क्लियर करते हैं, देखो, ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसी सिंपल पेंडुलम फार्मूले से हमने आपके इक्वेशन में, आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी ये आया था डेरिवेशन, ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, क्योंकि भाई ये कई केस हो सकते हैं ना कि भाई आपका पेंडुलम जो है कहाँ पर, आपका पेंडुलम किसी लिफ्ट में भी हो सकता है, आपका पेंडुलम ऊपर जा सकता है नीचे, या फिर किसी कार में भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम नेट इफेक्टिव जी लेंगे, इसलिए जी इफेक्टिव मैंने लिखवाया है, ठीक है ना, जी इफेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। एल स्ट्रिंग की लेंथ है, 2 पाई टाइम पीरियड का फार्मूला हमने प्रूफ कराया था, एल लेंथ है स्ट्रिंग की, एम जी नीचे काम करेगा, थीटा एंगल ये है, एम जी कॉस एम जी साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ काम करेगा, करवाया था मैंने, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन और डेरिवेशन बाकायदा करवाए गए हैं, क्लियर है, आप सब कुछ देख पा रहे होगे। चलो अब वापस आ जाते हैं, चेक करो ज़रा इधर, टाइम पीरियड का भी फार्मूला हमने लिख लिया, ये एक डायग्राम है आपका, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम का डायग्राम ये हमने करके दिखाया था, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ से चेक करो, इस फार्मूले को भी ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एरर का फार्मूला, परसेंटेज एरर का फार्मूला अगर आपको याद होगा, सेकेंड चैप्टर में परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। अच्छा, डेल्टा टी अपॉन टी क्या है, याद है किसी को, एरर कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर, और अगर टी से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज एरर, याद आया ना। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी एब्सोल्यूट एरर, टी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, दोनों का रेशियो क्या है, दोनों का रेशियो रिलेटिव एरर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालने का ये फार्मूला है, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन आप इसको अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इस फार्मूले की कंपटीशन की तैयारी में इंपॉर्टेंट पड़ती है। ठीक है, अब उसमें ऊपर ज़रा गौर से देखो, अंडर रूट में L/G है, तो जो अंडर रूट होता है मतलब अंडर रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2, पावर आ जाएगा सामने, देखो यहाँ पर 1/2। अब L का रिलेटिव एरर डेल्टा L/L और G का रिलेटिव एरर डेल्टा G/G, दोनों में 1/2 होगा, चूँकि G नीचे इसलिए माइनस मैंने यूज़ किया है। 1/2 दोनों में क्यों? क्योंकि अंडर रूट में था। 2 में कोई एरर होता ही नहीं है, क्लियर है। और 100 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर का पता चलता है। ठीक है ना। ये जो हमने वीडियो तैयार किया है बेटा, ये वीडियो आपके एकेडमिक में तो काम आएगा ही आएगा, साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी के लिए भी केवल एक बार ये वीडियो देख लो, इस चैप्टर से सारी चीज़ें अपने आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी, पूरी तरीके से तैयार। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना मत, कहीं पर डाउट है तो पूछना, कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एकेडमिक में T=2π√L/G इसका डेरिवेशन ही है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज आपको आना चाहिए, परसेंटेज आपको निकालना आपको सेकेंड चैप्टर में ही। ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन में ही मैंने आपको बताया था, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और आपका एब्सोल्यूट एरर, उसी पर ये बेस्ड था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले इस चैप्टर पे हैं जो आपके बहुत ही काम के हैं। केवल फार्मूले एक बार दिमाग में रखो, डाउट है पूछो, फिर से हम डिराइव कर देंगे, बार बार डिराइव करेंगे। ठीक है ना, चलो। और इस फार्मूले में कहीं पर भी डाउट नहीं देख सकते हो आप, होगा, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन से केवल मैंने इस पर एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है ना, ये चैप्टर ऑक्सीलेशन का ही है, केवल एक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन पेंडुलम 2 सेकेंड होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम 2 सेकेंड। ठीक है ना, और इसकी लेंथ होती है कितनी? 0.993 मीटर, याद है ना। व्हाट इज़ द सेकेंड पेंडुलम, क्वेश्चन आया था, 2 सेकेंड जिसका होता है टाइम पीरियड, यही है। इस तरीके का भी एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग की जगह पर ऑब्जेक्ट जो कि ऑक्सीलेट कर रहा हो, उसका भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। 2π में I/mg/L, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mg मास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, L लेंथ है, चेक कर सकते हो। L लेंथ है कहाँ से? जहाँ से ऑक्सीलेट कर रहा है उसे सेंटर ऑफ मास तक का लेंथ है L, दिख रहा है ना बेटा। जहाँ से ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट कर रहा है उस पीक पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो L है, वो नीचे मैंने लिखा है। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2π√I/mg/L। ठीक है ना, ये भी आप ऑक्सीलेशन के लिए इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, अगर स्ट्रिंग न लेकर के अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट कर रहा हो तो। जैसे आपको पता है ना, एक घड़ी की जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसकी में भी इस तरीके के आप फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन इस तरीके के फार्मूले पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो दिमाग में रखो। अच्छा, ये नोट्स बनाते रहना बेटा, जैसे ये टाइम पीरियड का मैंने बताया है, चेक कर रहे हो ना। ठीक है, ये नोट्स भी बनाते रहना, और ये सिंपल पेंडुलम के जगह पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका ये होगा फार्मूला। ठीक है, 2π√I/mg/L, आप तीनों को पहचानते हैं। ऊपर I है, नीचे L है, कन्फ्यूज मत होना इसमें। ठीक है ना, ऊपर I और यहाँ पर आपका सिंपल पेंडुलम का डायग्राम है। एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, कंपटीशन की तैयारी के लिए भी और एकेडमिक तैयारी दोनों के लिए। ठीक है ना, ज़रा यहाँ पर बात करते हैं I/2π ये क्या चीज़ है भाई? ये एक डिस्क को अगर आप एक स्ट्रिंग में बांध करके रोटेट करते हो थीटा एंगल पर तो उसका फार्मूला है ये। ठीक है ना, एक डिस्क को एक स्ट्रिंग में बांध करके आप इसको अगर थीटा एंगल पर स्पिन करते हो तो उसके लिए फार्मूला 2π√I/c। आपको पता है c क्या है? ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है, स्प्रिंग मतलब कि जो ऊपर थ्रेड है, थ्रेड कांस्टेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, 2π√I/c। इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब ऑक्सीलेशन चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इसको। ठीक है ना, ये सारे नोट्स कर लो अच्छे से आप। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको नोट्स करते चलो। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो इसको हमसे पूछना भी। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं, स्प्रिंग का केस देख लो। T=2π√m/k, m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है ना, जस्ट मिनट बेटा। ठीक है बेटा, ये स्प्रिंग के फार्मूले के लिए। ठीक है, सिंगल हॉरिजेंटल स्प्रिंग अगर रहेगी तो उसके लिए T=2π√m/k। आपको ये सारे डेटा पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड विद द स्प्रिंग, ये है। और एक बात याद रखना, इसमें सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ठीक है ना, कोई फ्रिक्शन
नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे इस पर भी देखते रहते हैं, कहीं पर भी डाउट होगा समझेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। वापस आते हैं, अगर स्प्रिंग वर्टिकल हो तो क्या होगा भाई, एम मास अगर हम स्प्रिंग वर्टिकल करें तो टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सिंगल वर्टिकल स्प्रिंग के लिए भी सेम फार्मूला, ठीक है। स्प्रिंग हैव द मास एम टी इजकल टू, इस तरीके से अगर मासेस हों, ठीक है ना, मास इस तरीके से अगर कंबाइन हो तो उसके लिए फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम बाई 3/k, ठीक है ना। अगर स्प्रिंग का मास भी इसमें इंक्लूडेड हो तो उस वक्त हम ये फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है ना। इफ़ द स्प्रिंग कट इन n पीसेज देन स्प्रिंग कनेक्ट विद 1 पीस विल बी nk। अगर स्प्रिंग को आप कई पीसों में काट दो तो ये फार्मूला बनता है, ठीक है ना। चलो अब दो स्प्रिंग को अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। ये याद करो तो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फार्मूला होता है ये वही वाला है। क्लियर है ना। और अगर स्प्रिंग पैरेलल हो इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी देखो, ये जो डायग्राम है ये भी पैरेलल का ही है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी डायग्राम पैरेलल का है और ये भी डायग्राम दोनों पैरेलल के हैं, दोनों डायग्राम पैरेलल, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर सीरीज में है तो ऊपर वाला फार्मूला काम करेगा भैया, 1/k इजकल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और अगर पैरेलल है तो नीचे वाला फार्मूला। तो कहने का मतलब कि जो रजिस्टेंस का केस था क्लास 10th में आपने पढ़ा था ना, रजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो हम नीचे वाला फार्मूला यूज़ करते थे ना, याद है ना, R1 प्लस R2। पैरेलल होता है तो ऊपर वाला फार्मूला, उसी का जस्ट रिवर्स इसमें होगा, उसी का जस्ट रिवर्स इसमें होगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो ये स्प्रिंग पैरेलल के लिए नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दोनों डायग्राम आपके पैरेलल के हैं, ध्यान देना। ये वाला भी डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, और फर्स्ट डायग्राम दोनों पैरेलल हैं। गौर से देखो तो दोनों पैरेलल हैं, ये मत समझ लेना कि ये सीरीज है, ठीक है ना। ये पैरेलल है क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा तो दोनों स्प्रिंग पर इफेक्ट पड़ेगी, दोनों स्प्रिंग पर, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल के दोनों डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना बेटा। अब बात करेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आपको पहले से भी पता है, अगर ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट करता है तो एक फोर्स होता है, ऐसा लगता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट का ऑक्सीलेशन धीरे 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 खत्म हो जाता है, जिसको हम डैम्प्ड फोर्स कहते हैं। जिसका फार्मूला हमने डिराइव करवाया था, ये होता है -kx - b dx/dt m d2x dt स्क्वायर। b आपका क्या है, डैम्प्ड इक्वेशन से, डैम्प्ड कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, जो वेलोसिटी के साथ होता है। dx/dt वेलोसिटी है, याद है ना, याद आ रहा है ना, हमने इसको ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर में बताया था। -b डैम्प्ड कांस्टेंट है, dx/dt फार्मूला आपका होता है वेलोसिटी का, है ना। वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा डैम्पिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा लगता है ना। और ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, a e⁻⁻t टाउ cos ωt+5, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हो एक्सपोनेंटली माइनस साइन आया है, हमने यहाँ पर गामा का यूज़ किया था, अगर याद होगा आपको तो -t/गामा या लेमडा, ठीक है ना, -t/लेमडा का यूज़ किया था, यहाँ पर वही है। माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि जो डिस्प्लेसमेंट वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ये -b ये है आपका इसका डायग्राम, देखो डैम्प्ड फोर्स का, देख रहे हो ना, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, दिख रहा है ना, एम्पलीट्यूड आपका धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ये डायग्राम है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, देखो एकदम एक्सपोनेंटली एक कम होता चला जा रहा है, दिख रहा है ना, देखो, ठीक है। और इसका इक्वेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड है, देख रहे हो, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको हम फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। अब अगला हेडिंग हम चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑक्सीलेशन क्या है भाई, कि जब किसी ऑक्सीलेटिंग करते हुए ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हो और उसकी डैम्पिंग को रोकने की कोशिश करते हो, तो ये फोर्स ऑक्सीलेशन है, ठीक है। F=ma न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसी डैम्प्ड फोर्स को अगर आप m d2x/dt एक्सीलेशन के आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रख दिया आपने, ये फोर्स ऑक्सीलेशन का इक्वेशन है, ठीक है ना, ये भी हमने बताया था। -kx b आप जानते हो, F cos ωt, जरा देखो इस फोर्स को गौर से, इसमें कॉस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक ऑक्सीलेटरी फोर्स है ये, ठीक है ना, ये एक ऑक्सीलेटरी, कॉस को देखो, कॉस ऑक्सीलेटरी फोर्स है, मतलब ये फोर्स एक ऑक्सीलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे आप कोई बंदा झूला झूल रहा है और वो झूला कंटिन्यू झूलता रहे, रुके ना, डैम्पिंग ना है, तो उसके लिए आपको ये ऑक्सीलेटरी फोर्स लगाना पड़ेगा। और एम्पलीट्यूड का ये फार्मूला देखो, रेजोनेंस के केस में ये फार्मूला हमने आपको बताया था, सब लिखवाया है, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सी तेज़ हम समझा रहे हैं और तेज़ से हम वीडियो आगे दौड़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे इक्वेशन आपको लिखवाया था। एम्पलीट्यूड का फार्मूला F0/m, फिर ω b - ω0 का स्क्वायर, ω0 आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ω b क्या है,
आपका फोर्स्ड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, फोर्स डैम्प्ड फोर्स फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट है। बी क्या है, अभी अभी बताया था, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, डैम्प्ड फोर्स कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट नेचुरल, ओमेगा डी आपकी डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी यानी फोर्स फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हो, जो आप फोर्स लगा रहे हो। कोई बच्चा अगर झूला झूल रहा है तो उस पर आप जो फोर्स लगाओगे वो भी एक ऑक्सीलेटरी फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू कॉस के हिसाब से कम ज़्यादा होगी। अब इसमें कुछ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, देखो देखो पहला है फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा पर बेस, ठीक है ना, कंपेयर विद द डेटा विद द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से आप इससे कंपेयर करके, ठीक है, डेटा का कंपेयर करोगे और इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ द टाइप, कौन कौन सी टाइप की इक्वेशन से, देखो ये देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, देखने में दो साइन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आपका कंपाउंड हार्मोनिक है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक है। ए और बी कांस्टेंट है, इसको ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगा करके आप सिंपल हार्मोनिक में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ना। फिर